से ही करते हैं और कुछ तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको इनमें युवाओं की भीड़ नहीं बल्कि बेरोजगारी की असली वास्तविकता नजर आएगी। ये वो हजारों युवा हैं जो बेरोजगारी के आंकड़ों में कहीं पीछे छूट जाते हैं। इन्हें हमारे देश का सिस्टम और हमारी सरकारें असल में देख ही नहीं पाती। इस समय देश में टेरिटोरियल आर्मी के कुल मिलाकर 340 पदों के लिए भर्तियां चल रही हैं। आगे बढ़ने से पहले ये फिगर याद कर लीजिए, ये आंकड़ा सिर्फ 340 नौकरियां हैं, 340, जिसके लिए उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार में 3 कैंप्स लगाए गए हैं। इनमें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो कैंप लगाया गया वहां टेरिटोरियल आर्मी के कुल मिलाकर 133 पदों के लिए भर्तियां हो रही हैं। कितनी? सिर्फ 133 पदों के लिए ये इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है। आज इस कैंप के पहले ही दिन 133 नौकरियों के लिए पिथौरागढ़ में 18,000 युवक परीक्षा देने के लिए पहुंच गए। यानी टेरिटोरियल आर्मी में एक नौकरी के लिए 159 युवाओं की लाइन लगी है और इस परीक्षा में सफल होने की दर यानी सफलता दर सिर्फ 0.6% है। ये जो 18,000 युवक इकट्ठा हुए हैं, इन्हें नौकरी मिलेगी इस बात की संभावना सिर्फ 0.5% है। और उस 0.5% संभावना पर, उस 0.5% उम्मीद पर ये 18,000 युवा यहां तक चले आए। इसलिए हम कहते हैं कि उम्मीद कितनी बड़ी चीज होती है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये युवा जानते हैं कि नौकरी लगने की जो उम्मीद है वो 0.6% है, 0.5%। और उस 0.5% चांस को लेने के लिए ये सारे हजारों लोग, हजारों लड़के यहां पर आ गए, जानते हुए कि 99.5% संभावना यह है कि इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। पिथौरागढ़ में जो 18,000 युवा आए हैं उनमें से 133 युवाओं को यह नौकरी मिलेगी। बाकी के 17,867 युवाओं को खाली हाथ, निराश होकर अपने घर लौटना होगा और फिर आगे किसी और नौकरी के लिए ऐसे ही तैयारी करनी होगी। प्रशासन का कहना है कि पिथौरागढ़ के इस कैंप में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के युवाओं को शामिल होना था, लेकिन इस कैंप में इस बार बिहार से भी बहुत सारे युवा परीक्षा देने के लिए पहुंच गए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिहार के दानापुर में होने वाला कैंप स्थगित हो गया और जो दानापुर के कैंप में नौकरी के लिए जाने वाले थे युवा, वो सारे युवा यहां पर आ गए। युवाओं का कहना है कि वो इस मौके को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते, चाहे नौकरी लगने की संभावना सिर्फ 0.5% है, वो इस 0.5% चांस को भी छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए वो बिहार और उत्तर प्रदेश से पिथौरागढ़ आ गए और पिथौरागढ़ में सिर्फ 133 नौकरियों के लिए 18,000 युवाओं की भीड़ रातों रात इकट्ठा हो गई। और अब भी इन राज्यों से युवाओं के पिथौरागढ़ पहुंचने का सिलसिला रुका नहीं है। ऐसा अनुमान है कि इन 133 नौकरियों के लिए 20 से 23 नवंबर के बीच लगभग 25,000 युवा यहां पहुंच सकते हैं, जिससे एक नौकरी के लिए 188 युवाओं के बीच मुकाबला होगा। और इससे आप समझ सकते हैं कि सरकारी फाइलों में जो आंकड़े दिखाई जाते हैं उनमें और जमीनी हकीकत में कितना बड़ा अंतर होता है। तस्वीरें जरा आप देखिए। इस 0.5% चांस को लेने के लिए देश के अलग अलग कोनों से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों से ये युवा कैसे पहुंच रहे हैं। ये देखिए, बस के पीछे डिक्की में बैठकर युवा आ रहे हैं ये परीक्षा देने के लिए। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये स्थायी नौकरियां नहीं हैं, पक्की नौकरी नहीं है, बल्कि ये अस्थायी नौकरी है जिसमें परीक्षा पास करने वाले युवाओं को सिर्फ 7 साल के लिए टेरिटोरियल आर्मी में पार्ट टाइम वॉलंटियर के तौर पर भर्ती किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में इन नौकरियों के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। और यह भी तब हो रहा है जब इसी देश में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर जवानों को सेना में 4 वर्षों के लिए भर्ती करने का इतना विरोध होता है और इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश
की जाती है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। सुबह 4 बजे तो एंट्री लेने गए थे और इतना लटा परवा पीटे में कि एंट्री बड़ी नहीं मिली हमें तो, और मतलब पिटते पिटते ही अंदर घुसे हैं अभी। और जितने बच्चे दौड़ा रहे हैं, जैसे 400 का बैच दौड़ा रहे हैं, 300 का दौड़ा रहे हैं, बस 3 बंदे ही पकड़ रहे हैं, 3 या 4, इससे ज्यादा बंदा नहीं पकड़ रहे किसी भी बैच में, देख लो। यूपी इलाहाबाद से आए हैं हम। कल 2 बजे से ही लाइन लगाए हैं, अभी तक हमें दौड़ने के लिए मिला ही नहीं। हर बंदे से 1000 रुपए मांग रहे थे। 1000 रुपए मांग रहे थे। अंडे नहीं जाएंगे। रोडवेज चार थी वहाँ, धरना भी टेका, दंगा भी हुआ, सब कुछ हुआ, प्रशासन ने कुछ नहीं करा। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो इनका जो आना है कल रात तक का निरंतर जारी रहा। जैसे जैसे बसें उपलब्ध होती रही वैसे वैसे हम लोगों ने और जिला प्रशासन चंपावत और नैनीताल के माध्यम से करवाया। लेकिन अब हमारे पास जो चैलेंज जो है पिथौरागढ़ में है, क्योंकि यहाँ पर जो भर्ती चल रही है सारे के सारे जो 10-12 हज़ार के आसपास अभ्यर्थी यहाँ आ गए हैं। ये भर्तियां टेरिटोरियल आर्मी के लिए हो रही हैं, जिसे हम प्रादेशिक सेना भी कहते हैं, और ये सेना भारतीय सेना से अलग होती है। ये सेना एक सहायता पहुंचाने वाले संगठन की तरह काम करती है और प्राकृतिक आपदाओं से लेकर नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में इस सेना को विशेष तौर पर तैनात किया जाता है। और इस समय भी मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट और पूर्व एथलीट अभिनव बिंद्रा और राज्यवर्धन राठौर टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा इस समय भी हैं। पिथौरागढ़ से ये तस्वीरें ऐसे समय में आई हैं जब भारत सरकार ने बेरोजगारी को लेकर नए आंकड़े जारी किए। सरकार का कहना है कि शहरों में बेरोजगारी दर पिछले 6 साल में सबसे कम है और ये दूसरी तिमाही में 6.4% दर्ज हुई है। कामगार पुरुषों में भी बेरोजगारी दर इस समय कम होकर 5.7% हो गई है और महिलाओं में ये 8.4% है। और देश में सबसे ज्यादा 11.8% बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है, जबकि उड़ीसा में बेरोजगारी दर 10.6%, बिहार में 10.4%, केरल में 10.1%, राजस्थान में 8.9% और हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर 8.7% है। बड़े राज्यों में सबसे कम बेरोजगारी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अब से कुछ देर पहले हमने पिथौरागढ़ से ही आपको जो तस्वीरें दिखाई हैं, उनमें इन्हीं 2 राज्यों के सबसे ज्यादा युवा दिखाई दे रहे हैं जो टेरिटोरियल आर्मी में पार्ट टाइम वॉलंटियर बनने के लिए इतनी लंबी लाइन लगाकर आज यहां पर खड़े हुए। असल में हमारे देश में इस भीड़ के भी 2 रूप हैं जिन्हें आप ब्लैक और व्हाइट में आज देख सकते हैं। एक भीड़ इन युवाओं की है जिसमें वो पार्ट टाइम नौकरियों के लिए भी इतनी लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं, और दूसरी भीड़ उन युवाओं की है जो एक फिल्म एक्टर को देखने के लिए बेकाबू हो जाते हैं। इसी हफ्ते पटना में मशहूर एक्टर अल्लू अर्जुन की मशहूर फिल्म पुष्पा के नए सीक्वल का ट्रेलर रिलीज हुआ था, पुष्पा 2 का, और इस दौरान अल्लू अर्जुन को देखने के लिए पटना के गांधी मैदान में 2 लाख से ज्यादा युवा पहुंच गए थे। तो एक तरफ 133 नौकरियों के लिए 18,000 युवाओं की लाइन है और दूसरी तरफ एक्टर अल्लू अर्जुन को देखने के लिए पटना में 2 लाख युवाओं की यह भीड़ है। ये दोनों ही भारत हैं, एक ही देश हैं, दोनों ही युवा हैं। एक पिथौरागढ़ है, दूसरा पटना है। एक जगह नौकरियों के लिए लाइन है और दूसरी जगह एंटरटेनमेंट के लिए इतनी भीड़ है। एक भीड़ नौकरी के लिए है और दूसरी भीड़ मनोरंजन के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए है, सिनेमा के लिए है। और ये दोनों ही रूप
हमारे देश के युवाओं के हैं, दोनों ही रूप भारत के हैं, इसी देश के हैं जहां बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा बनती है। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है उम्मीद। ये जो 18,000 युवा हमने आपको दिखाए, और यही नहीं, हमारे देश में कहीं भी किसी भी नौकरी की कोई भर्ती होती है जब भी, तो हजारों की संख्या में युवा पहुंचते हैं, ये जानते हुए कि जो सक्सेस रेट है, सफलता का दर 0.5% होगा। लेकिन फिर भी हमारा देश का जो युवा है वो इस उम्मीद की जो डोर है इसको छोड़ना नहीं चाहता, जीवन भर इस उम्मीद की डोर को पकड़े रहना चाहता है। और सबको ये उम्मीद होती है कि एक ना एक दिन ये 0.5% चांस उसकी किस्मत में भी जरूर आएगा। और यही बात हमारे देश के युवाओं को बाकियों से अलग बनाती है, बाकियों से ज्यादा मजबूत बनाती है और बाकियों से ज्यादा धैर्यवान भी बनाती है। मेरा आप सबसे एक जरूरी सवाल है, और सवाल यह है कि क्या आप इस देश में सभी दलितों को बराबर मानते हैं? और क्या आपको भी लगता है कि इस देश में सभी दलितों को एक ही चश्मे से देखना चाहिए? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में आज पुलिस को एक 23 साल की लड़की का शव बरामद हुआ। यह शव आपत्तिजनक स्थिति में एक बोरे के अंदर बंद किया गया था और बोरे को फेंक दिया गया था। पुलिस का कहना है कि इस लड़की की हत्या हुई है और यह लड़की दलित है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज इस दलित लड़की की हमारे देश में कोई चर्चा नहीं हो रही। विपक्षी दलों के जो नेता दलितों और पिछड़ों को उनका हक दिलाने की बात कहते हैं, जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हैं, उन्होंने अब तक इस लड़की के लिए इंसाफ नहीं मांगा है। आज अगर ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको ये खबर नहीं दिखाते तो शायद आपको भी ये पता नहीं चलता कि उत्तर प्रदेश में आज एक दलित लड़की की हत्या हुई है। और यह हत्या भी जिस कारण से हुई है, यह कारण बड़ा गंभीर कारण है। पुलिस का कहना है कि यह लड़की उत्तर प्रदेश की करहल सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को वोट देना चाहती थी। लेकिन इस दौरान उसके एक दोस्त ने, या कह लीजिए उसके एक परिचित ने, उस पर समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए दबाव बनाया। और जब ये लड़की इसके लिए तैयार नहीं हुई तो दूसरे लड़के ने अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी। यानी पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य आरोपी का नाम प्रशांत यादव है और दूसरे आरोपी का नाम मोहन कठेरिया है। अब तक हमारे देश में लोगों के बीच राजनीतिक पार्टियों को लेकर, राजनीतिक विचारधाराओं को लेकर जुबानी वाद विवाद होता था। लोग एक दूसरे से बहस करते थे और कई बार तो दोस्तियां टूट जाती थी, रिश्ते खराब हो जाते थे। लोग एक दूसरे से बात तक करनी बंद कर देते हैं जब आपके घर में, आपके समाज में, दोस्तों के बीच, 2 परिवारों के बीच अक्सर बहस होती है पार्टियों को लेकर, पार्टियों की विचारधाराओं को लेकर। तो कई बार हमने ये देखा है कि मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और हम बार बार ये कहते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी विचारधाराओं को लेकर आप अपने रिश्ते मत खराब कीजिए। लेकिन अभी तक इतना ही होता था कि रिश्ते खराब हो जाएं। ये पहली बार हुआ है जब राजनीतिक विचारधारा की वजह से किसी की हत्या कर दी गई। ये शायद पहली घटना है जब ऐसे मामलों में बात हत्या तक पहुंच गई और आज उत्तर प्रदेश में यह हत्या हुई है। रात को एक 23 वर्षीय युवती कस्बा करहल से गाय भोजन जाने के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस तत्काल सक्रिय हुई। आज सुबह उसकी डेड बॉडी मिली है। इसमें उनके पिता के द्वारा, मृतका के पिता के द्वारा 2 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसमें एक प्रशांत यादव है और दूसरा मोहन कठेरिया है, जिनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके माता पिता द्वारा ये बयान दिया गया है कि भाजपा को वोट देने से रोकने के कारण उसकी लड़की की हत्या की गई है, जिसमें विवेचना में शामिल करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस लड़की के पीड़ित परिवार ने पूछा है कि क्या इस देश में एक दलित लड़की को सिर्फ इसलिए इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि वो बीजेपी की समर्थक थी। जगह हम किसी से डरते नहीं, मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बाने कही तू दुरगिया है तो तू चुरगिया बना दी, कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल और बस जाए पकड़ ली। मैं जब विश्वास मनते माय नेताजी के द्वारा वारे बेटी हुई है पारक दे बेटी राती ओ मैया मेरे लला घायल हो जाना है। नेताजी बबलू बोले कि चाचा वोट डाल के जाइए, तो बिटिया बोली
कम फूले में वोट दिए जी प्रधान तो बोलो साइकिल में वोट डाल नहीं तो तू रखा तेरे लो तो रखिया कि तुम रखिया बनाई दिए जाने कल मेरी बिटिया को 12-1 बजे मोटरसाइकिल में बैठाने को रात दिन में ढूंढो रात में डंडा में पता करिए बिटिया नहीं आई भाई बेटी के साथ गालो दबाओ तब बहुत बुरी हालत करती है। ये घटना उसी करहल विधानसभा क्षेत्र में हुई है जहां से अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद अब उनके भतीजे तेज प्रताप सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव खुद ये कहते हैं कि उनकी पार्टी दलितों और पिछड़ों की पार्टी है। लेकिन आज जब उनसे इस घटना पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक बार के लिए भी ये नहीं कहा कि ये दलित लड़की चाहे किसी भी पार्टी की समर्थक हो उसे इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। करहल में दलित व्यक्ति की हत्या हुई है। भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाली थी। कभी समाजवादी पार्टी जो सीट करहल की है वो ऐतिहासिक वोटों से जीतने वाली सीट है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास डीएम है, एसपी है। आपको नहीं समझ में आता इतने पढ़े लिखे पत्रकार भाई हो कि कौन बेईमानी कर रहा होगा। इस घटना का पूरा सच तभी सामने आएगा जब इस मामले की गहराई से जांच की जाएगी, विवेचना होगी और इसलिए आज हम इस घटना पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहते। सिर्फ आपको यह बताना चाहते हैं कि एक घटना आज ऐसी हुई है जहां राजनीतिक मतभेद के कारण राजनीतिक पार्टियों में किसको वोट देना है इस कारण एक हत्या हो गई। आज हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि हमारे देश की राजनीति को आखिर हुआ क्या है। हमारे नेताओं ने धर्म और जातियों के हिसाब से पहले रंगों को बांटा, फिर खाने को बांट दिया, इलाकों को बांट दिया। इस देश में न जाने कब हिंदू और मुसलमानों के अपने अपने इलाके बन गए और अब हमारे देश के नेताओं ने दलितों और पिछड़ों को भी बांट दिया है विचारधाराओं में और पार्टियों में। अब दलितों के भी 2 वर्ग बन गए हैं, जिनमें एक वर्ग वो है जिसे विपक्षी नेता दलित मानते हैं और दूसरा वर्ग वो है जिन्हें बीजेपी दलित मानती है। और इस विभाजनकारी राजनीति के कारण अब सभी दलित हमारे देश में बराबर नहीं रह गए हैं और इसके लिए हमारी राजनीतिक पार्टियां सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। चुनावों का जो मॉडल हमारे देश के नेताओं ने बना दिया है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी नेता हो, वो पूरा की पूरा चुनावों का बिजनेस मॉडल अब विभाजनकारी राजनीति पर खड़ा हुआ है। जितना ज्यादा वोटों को बांटा जाएगा उतना ज्यादा फायदा। आज राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेता हाथरस, रायबरेली, अमेठी और दिल्ली के दलित परिवारों से मिलने के लिए तो जाते हैं, लेकिन वो उन राज्यों के दलितों को भूल जाते हैं जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं, जहां उनके राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं उनकी सरकारें हैं, यहां या जहां पर दलित परिवार बीजेपी के समर्थक हैं। क्या हमारे देश में सभी दलित बराबर नहीं रह सकते? क्या हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता कि एक दलित लड़की के लिए सभी पार्टियां मिलजुल कर इस इंसाफ मांगे और कम से कम यहां पर तो अपनी एकजुटता दिखाएं? चाहे वो दलित लड़की बीजेपी को वोट डालना चाहती हो, कांग्रेस को डालना चाहती हो, समाजवादी पार्टी को डालना चाहती हो। और दूसरा, हमारा देश आखिर कहां जा रहा है और ये लोगों को क्या हुआ है कि वो राजनीतिक पार्टियों के लिए अब हत्या तक करने लगे। वो विश्लेषण जिसका शायद पूरा देश इंतजार कर रहा है, चुनाव का विश्लेषण। आज महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों की वोटिंग पूरी हो गई है और आप सब ये जरूर जानना चाहेंगे कि आज की वोटिंग क्या कहती है और इस वोटिंग के पीछे जनता का मूड क्या है। आज महाराष्ट्र की 288 सीटों पर अब तक 59.3% वोटिंग हुई है, जबकि पिछले चुनाव में वर्ष 2019 में महाराष्ट्र में 61.4% वोटिंग हुई थी। इसमें अभी 3% का अंतर है, लेकिन अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं ये अंतिम आंकड़े नहीं है। अंतिम आंकड़े आने तक ये वोटिंग प्रतिशत 61 से 62% के आसपास पहुंच जाएगा और महाराष्ट्र में उतनी ही वोटिंग होगी जितनी पिछले विधानसभा चुनाव में हुई थी। तो इसका एक मतलब तो यह है कि जितनी वोटिंग पिछले चुनाव में हुई थी महाराष्ट्र में, इस बार भी लगभग उतनी ही वोटिंग है, ना उससे कम है ना उससे कहीं ज्यादा है। महाराष्ट्र में इस साल लोकसभा के चुनाव में भी 61.5% वो वोटिंग ही हुई थी और इससे यह पता चलता है कि महाराष्ट्र में वोटिंग प्रतिशत स्थिर है और ये बढ़ा नहीं है। झारखंड में वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बना है। झारखंड में दूसरे और आखिरी चरण में अंतिम आंकड़े आने तक 38 सीटों पर
67.81% वोटिंग हुई है, जबकि पहले चरण में झारखंड में 43 सीटों पर 66.65% वोटिंग हुई थी और पिछली बार से ये काफी ज्यादा है। तो आप ये समझ लीजिए कि 66-67% के आसपास झारखंड की वोटिंग है दोनों चरणों की। पिछली बार झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 66.4% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी बढ़ गई है। झारखंड बनने के बाद से यह पहला चुनाव है जब वहां हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, इसलिए यह अच्छी बात है। इस वोटिंग के बाद आज हमारे देश में पहली बार शायद ऐसा हो रहा है जब एग्जिट पोल की कोई चर्चा नहीं हो रही और जनता को एग्जिट पोल में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। एग्जिट पोल की आज कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि हाल के दिनों में हरियाणा के चुनाव में जो हुआ, लोकसभा के चुनाव में भी जो हुआ, उससे लोगों का एग्जिट पोल पर विश्वास कम हुआ है, क्योंकि एग्जिट पोल गलत निकले थे ज्यादातर लोकसभा के चुनाव में भी और हरियाणा के चुनाव में भी। इसलिए आज लोग एग्जिट पोल की बात ही नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी हम आपको आज ये जरूर बताना चाहेंगे कि झारखंड के 7 एग्जिट पोल्स में से 5 एग्जिट पोल्स बीजेपी की सरकार बनाने का अनुमान दिखा रहे हैं और 2 एग्जिट पोल्स में त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान लगाया गया है। महाराष्ट्र में भी 7 एग्जिट पोल हुए हैं और इन 7 में से 5 एग्जिट पोल्स में एनडीए यानी महायुति की सरकार बनने का अनुमान है और 2 एग्जिट पोल्स में त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान लगाया गया है। तो एग्जिट पोल्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि एनडीए आगे है। अब एग्जिट पोल कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये तो आपको जिस दिन नतीजा आएगा उस दिन पता चल जाएगा। अब आप ये देखिए कि आज के इस वोटिंग का और चुनावों का विश्लेषण क्या है। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव उद्धव ठाकरे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के लिए अस्तित्व का सवाल है। अगर दोनों ही पार्टियों को अच्छी सीटें नहीं मिली इस बार, तो इनका भविष्य खतरे में आ जाएगा। 2019 में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 56 सीटें जीती थी। तब उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर सहमति नहीं बनी, तो उन्होंने कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के